नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल से खबर 17 सितंबर को होगा नगर निगम का वार्ड आरक्षण। पहले 29 अगस्त को होना था यह आरक्षण और कलेक्टर ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। अब 17 सितंबर नई तारीख, 17 सितंबर को वार्ड आरक्षण होगा। पहले 29 अगस्त को होना था आरक्षण, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब नई तारीख 17 सितंबर कलेक्टर ने आदेश जारी किए। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो उसके पहले 29 अगस्त को नगर निगम का वार्ड आरक्षण होना था, मगर किन्हीं कारणों के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब 17 सितंबर को भोपाल की जो 85 वार्ड हैं उनका आरक्षण तय किया जाएगा, जिसमें यह तय हुआ कि ओबीसी, जनरल या ST/SC कौन से वर्ग के लोग वहां पर चुनाव लड़ पाएंगे, साथ ही मेयर के लिए कौन सा जो सीट है आरक्षित रहेगी। तो इन सारी चीजों पर मंथन होगा, लॉटरी के जरिए तय होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा नगरीय निकाय का, तो उसमें 85 वार्डों से कौन कैंडिडेट लड़ सकता है चुनाव और किस पार्टी के लोग कितने ज्यादा संख्या में उसके लिए दावेदारी कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब वार्ड आरक्षण पहले 29 अगस्त को होना था, 17 अगस्त नई तारीख, 17 सितंबर माफ कीजिएगा नई तारीख, और नगर निगम का वार्ड आरक्षण होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी। और भोपाल, जहां बाढ़ आपदा का आकलन करने केंद्रीय दल कल आएगा। केंद्रीय दल का कल से 3 दिवसीय दौरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगा। 10 से 12 सितंबर तक MP दौरे पर रहेगा दल। आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव केंद्र सरकार के नेतृत्व में आएगी टीम। सतना बकिया बराज के नहर के अंदर मवेशी फंसे हैं। नहर के अंदर 2 दिन से ये मवेशी फंसे हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा और प्रशासनिक अमला अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। सतना जिले के रामपुर बघेलान का ये पूरा मामला है और अगर ऐसे में पानी छोड़ना पड़ता है तो ये बह भी सकते हैं। तो ये मवेशी 2 दिन से फंसे हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सतना के बकरा बराज का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि रामपुर बघेलान का पूरा मामला, अभी तक मदद के लिए कोई अमला नहीं पहुंचा है। 2 दिन हो चुके हैं मवेशियों को ऐसे ही फंसे हुए। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष ने CM शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, उमा भारती सहित बड़े नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। बैठक में PM मोदी के जन्मदिन पर हितग्राही सप्ताह मनाया जाएगा। उपचुनाव वाली सीटों पर होगा बड़ा फोकस होगा। 16 सितंबर को 37 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें खाद्यान्न वितरण के लिए पात्रता पर्ची दी जाएगी। 18 सितंबर को 20 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 20 सितंबर को लैपटॉप का वितरण सरकार करेगी। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जो कार्यक्रम है अभी अपने अपने विभाग के जो क्रियान्वयन होना है उनके बारे में हमने अपनी जानकारी दी है, और क्योंकि चुनाव है इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, कोई भी मंत्री है वो पहले अपनी पार्टी का सिपाही है, और पार्टी के सिपाही होने के नाते से चूंकि उपचुनाव है तो सबको हमारी अपनी अपनी ड्यूटी याद है, और हम अपने स्तर पे पार्टी के लिए जो जितना बन पड़ेगा काम करने के लिए तैयार है। संगठन का ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार के काम कैसे चल रहे हैं, जनता की हित में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं उसके बारे में पूछें। जी, संगठन का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करेंगे सर। किस तरीके से भूमिका होगी मंत्रियों की चुनाव को लेकर? वो करके दिखाना है, बोलना नहीं। उपचुनाव से पहले CM शिवराज के ताबड़तोड़ दौरों की कल से शुरुआत हो रही है। CM शिवराज कल दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में CM 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अंबाह में भी 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में CM शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे।
प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है, साथ ही दूसरे राज्यों में भी सप्लाई पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सरकार से रोक हटाने की मांग कर रही है। सीएम शिवराज इस मामले में उद्धव सरकार से बात करेंगे और सरकार महाराष्ट्र सरकार के ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को लेकर कोर्ट भी जा सकती है। वहीं मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी, संघीय ढांचे में एक दूसरे को सहयोग करना होगा। मंत्री जी ने स्पष्ट बात की है, कहीं कुछ नहीं रोकेगी और यदि जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। कोर्ट भी जाएगी सरकार, क्या कोर्ट भी जाएगी? इसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए संघीय ढांचे में यूनिट जो संघीय ढांचे का सिस्टम है उसमें इस तरह से नहीं होता है कि कोई राज्य दूसरे राज्य की। ऑक्सीजन सप्लाई मामले में पूर्व मंत्री का बड़ा बयान। बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में बनना था आत्मनिर्भर। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं दिया गया ध्यान। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के सरकार से कांग्रेस सप्लाई करने की मांग करेगी। हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पे रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी। मुरैना के कैलारस में सज्जन सिंह वर्मा सिंधिया पर निशाना साधते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए। मंच से सिंधिया को शायराना अंदाज में चुनौती दी और खुद को कमलनाथ का छर्रा बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आएंगे तो जन सैलाब नहीं समाएगा। सुन लो सिंधिया बाबू, ये कांग्रेस के साथ सड़क पे उतरी है कि 27 की 27 सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल के एक विजन वाला नेता कमलनाथ उसको फिर मुख्यमंत्री बनाए। मैंने कहा कि अभी तो कमलनाथ के छर्रे आए, कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जन सैलाब इन सड़कों पे आएगा ये पता चलेगा। अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। इधर कंगना पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कंगना के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। इधर जबलपुर में कंगना के समर्थन में करणी सेना सड़क पर उतरी और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, कंगना राणावत पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा दुखी होगी। ये उनकी बनाई हुई शिवसेना का कृत्य नहीं हो सकता। ये तो इटली की महारानी की और वहां के राजकुमार की कठपुतली बने हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हरकत है। कंगना राणावत इस देश की उस महिला का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन जहां तक नारी के सम्मान की बात है तो उस समय कहां चला जाता नारी के का सम्मान, जब सोनिया जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, जब प्रियंका गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, तब नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं लगता है कि बहन और बेटी की। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाने वालों पर कार्रवाई। 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पीड़ित का नल कनेक्शन भी जोड़ा गया। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन का एक्शन। मेहंतवानी थाने के सारसटोली गांव का मामला। तो न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है डिंडौरी में। और आपको बता दें कि एक परिवार का बहिष्कार किया गया था। सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाने वालों पर भी अब कार्रवाई की गई है। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बंगला खाली कराने के लिए संपदा की टीम पहुंची। इस पर पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने पर स्टे दिया था। विधायक का बंगला आवंटित होने तक स्टे था, लेकिन बार बार संपदा विभाग का फोन आ रहा था। पीसी शर्मा ने कहा कि स्वेच्छा से बंगला खाली कर रहा हूं। हमारी सरकार में कृष्णा गौड़ समेत कई बीजेपी नेताओं से बंगले खाली नहीं करवाए गए। बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। मैं स्वतः कर रहा हूँ। हमने कोर्ट में लगाया था
और कोर्ट ने कहा था कि जब मकान दूसरा आवंटित हो जाए विधायक कोटे में तब ही खाली कराएं, पर इनका बार बार संपदा का फ़ोन आ रहा था, तो हमने कहा ठीक है हम खाली कर देते हैं और एक रिक्वेस्ट दे देंगे कि हमको इसको खाली करें, जबकि मैं शासन को दे चुका हूं कि मुझे फला मकान आवंटित कर दें, पर वो आवंटित नहीं किया गया है। इनके जितने भी लोग हैं सबको कर दिया, पर ठीक है क्योंकि किसी मंत्री या किसी को भी अलर्ट हुआ होगा, उसको आना होगा, इसलिए उसके दबाव में होंगे, तो मैं स्वतः ही इसको खाली कर रहा हूँ। बिना बंगला आवंटित किए हुए आपको कराएं, ये सर ठीक है? अब मैं सोचता हूँ यही तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का, और हमने कमलनाथ जी ने आवंटित किया जैसे कृष्णा गौर को आवंटित किया, और किसी के खाली नहीं कराया, यही फ़र्क है। और मैं हूँ इस क्षेत्र का विधायक, तो बेसिकली इस पर मेरा अधिकार है। किसी सांसद को दिया है, सांसद का अधिकार बाद में आता है, पहले क्षेत्रीय विधायक। इधर भोपाल में कुख्यात मुख्तार मलिक पर कार्रवाई हुई। नगर निगम के अमले ने मुख्तार के मकान को तोड़ा। पुलिस बल के साथ अधिकारी यहां कार्रवाई के लिए पहुंचे। श्यामला हिल्स इलाके में सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान बना जिसे तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। एमपी में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे की बात करें पिछले तो 1869 कोरोना के मरीज, 31 लोगों की कोरोना से मौत, 1341 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और डिंडौरी जहां 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। जिले में कोरोना मरीज की संख्या हुई 229। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 75। जबलपुर जहां जिले में आज मिले 192 नए संक्रमित मरीज, 162 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। जिले में कोरोना से आज एक मरीज की मौत। और ग्वालियर जिले में कोरोना ब्लास्ट जारी। आज फिर मिले 184 कोरोना के नए मरीज, पॉजिटिव मरीज। इलाज के दौरान एक की मौत। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब हो चुकी है 7089। जिले में अब तक कोरोना से 74 लोगों की मौत। उज्जैन जिले में आज मिले 39 कोरोना मरीज। कोरोना से एक मरीज की मौत। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 2095। शाहजहांपुर में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 541। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब कोरोना मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि उनको कोरोना वार्ड की ना तो उनके सफाई हो रही है, ना ही गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे में वो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। और तस्वीरें में भी आप साफ देख सकते हैं कि कोरोना वार्ड पूरा तरीके से गंदगी से पटा हुआ है। बालाघाट में घटिया और अमानक चावल की जांच से पुलिस ने अपने हाथ अब वापस खींच लिए हैं। पुलिस की जांच बंद होने के पीछे EOW को जांच सौंपने का तर्क दिया जा रहा है। आपको बता दें कि घटिया और अमानक चावल परोसे जाने के मामले में बालाघाट कलेक्टर ने 18 मिलर्स और 9 विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने CSP के नेतृत्व में 3 सदस्य SIT का गठन भी किया था, लेकिन EOW द्वारा मामले की जांच शुरू कर दिए जाने के बाद बालाघाट पुलिस ने अपने हाथ खींच लिए। जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि EOW की टीम ने जांच अपने हाथ में ले ली है, तो वो अपनी जांच अनुसार का अवलोकन करके जो भी कार्रवाई आगे होगी उनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पुलिस विभाग का एक एक्सटेंशन है। विभाग पुलिस में मतलब एक एजेंसी है जो इसी काम के लिए, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए स्पेशलाइज करती है, और वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनकी स्पेशल कैपेसिटी।
इधर शिवपुरी में हल्की बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। गणेश कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया, साथ ही घरों के अंदर भी पानी भर गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां अवैध निर्माण की वजह से नालियां जाम हैं। इसकी शिकायत कई बार लोगों ने अधिकारियों से की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा वार्ड है आपका? 27 नंबर। क्या समस्या आ रही है आपको? भाईजान यहाँ पे कुछ प्रभावशील लोग हैं, 2-4 जने, उनने अतिक्रमण कर रखा है। नालियाँ सारी चौक हैं, पानी की निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पूरी बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में घुटने घुटना 4 बार पानी भर चुका है और आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे का नली अवरुद्ध हो गई है और यहाँ नाली की कोई व्यवस्था नहीं है और घर में दो फुट तक। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संकट में 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए छात्र और स्कूल प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना संकट में अनलॉक 4 के तहत सरकार ने आंशिक रूप से स्कूल खोलने के लिए अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल खोलने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है, जिसके तहत 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जा सकेंगे। स्कूल के लिए छात्र को परिजनों से लिखित सहमति लेनी होगी। स्कूल आने के लिए छात्र पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस यथावत जारी रखनी होंगी। हर कक्षा के लिए अलग अलग समय तय करना होगा। शिक्षक, स्टाफ और छात्रों में 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। कॉपी किताब, पेंसिल, पेन और टिफिन शेयर करने पर पाबंदी होगी। 50% शिक्षक और कर्मचारी ही एक बार में बुलाए जाएंगे। स्कूल में प्रार्थना, खेलकूद या अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था स्कूल प्रशासन करेगा। क्वारंटीन जोन से छात्र, शिक्षक या कर्मचारी नहीं बुलाए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन को अपने यहां थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भी करनी होगी और स्कूल आने वाले हर एक शिक्षक और छात्र का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा बीमार, बुजुर्ग या गर्भवती महिला शिक्षक या कर्मचारी को स्कूल से दूर रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देवास के रहने वाले दीपेश की जिंदगी 22 फरवरी को हुए हादसे के बाद दुश्वारियों से भर चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, जहां मुश्किल होती है वहां ईश्वर मददगार भी भेज ही देते हैं। दीपेश के लिए तो 2 मददगार आ गया। कौन थे वो मददगार, देखिए रिपोर्ट। वो मसीहा है लोगों का, वो आस है लोगों की, वो हीरो है सचमुच का। जी हाँ, फिल्मी पर्दे पर खलनायकी वाले अपने दमदार अभिनय के चलते जिससे लोग नफरत करते हैं, वही शख्स असली जिंदगी में अपने दमदार कामों से लोगों का रियल हीरो है। उम्मीद है, भरोसा है। बात किसकी हो रही है ये आप तस्वीरों से जान तो गए होंगे। एक बार फिर सोनू ने उम्मीद पर खुद को खरा साबित किया है। सोनू सूद तक एक उम्मीद के साथ आवाज पहुंचाई थी देवास के दीपेश ने। साथ ही मन में शंका भी, क्या इतने लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले सोनू मेरी भी आवाज पर गौर करेंगे? लेकिन असल हीरो तक ना सिर्फ उनकी आवाज पहुंची बल्कि सुनवाई भी हुई। दरअसल बीती 22 फरवरी को दीपेश एक हादसे के शिकार हो गए थे, जिसमें उनका एक पैर चला गया। यह हादसा उन्हें जीवन भर का जख्म दे गया। जो 2 पैरों से अब तक दुनिया देख रहा था, अब उसके सारे सपने चकनाचूर थे। और तो और गरीबी की मार के चलते कृत्रिम पैर लगवाने में भी परेशानी आ रही थी। लेकिन तभी दीपेश ने मदद के लिए बीते 21 अगस्त को सोनू को एक ट्वीट लिखा कि मेरा पैर कट गया है, क्या मैं दोबारा कभी चल पाऊंगा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? बस इतना ही कहना था कि सोनू तुरंत मदद को आगे आए। जवाब लिखा कि चल भाई, मेरी सुबह आपकी नई टांग से होगी, आपकी टांग लगवाता हूँ।
फरवरी को रात को करीबन 8 बजे मैं अपने मित्र के साथ घर जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस की टक्कर मारने पर मेरा राइट वाला पैर कट चुका था। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया। मिनिमम 1 मंथ तक मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने 21 अगस्त को सोनू जी सूद को सुबह 11 बजे ट्वीट पर मैसेज किया कि सर मेरे घर की कंडीशन ऐसी ख़राब है। फिर उनका 8 बजे मैसेज का रिप्लाई आया कि मेरी नई सुबह तेरे पैर से होगी, चल भाई नेटांग लगवाते हैं। मैं मानना चाहूँगा कि सोनू सूद जी का धन्यवाद करूँ और मेरे मोहल्ले के पार्षद आदरणीय पप्पू जी जोशी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस पैर लगने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नई जिंदगी जी पाऊँगा। इसके बाद तो दीपेश को मदद के लिए भोपाल की समाज सेवी संस्था से फोन आया। वे भोपाल पहुंचे और तब तक सोनू सूद की तरफ से भी मदद आ चुकी थी, लेकिन पैसे फिर कम पड़ गए। जिसके बाद दीपेश ने अपने दोस्त केशव को फोन किया कि पैसे कम पड़ रहे हैं। अपने दोस्त की इस परेशानी को केशव ने अपने पिता को बताया तो केशव के पिता आशुतोष जोशी ने भी तुरंत कहा कि कृत्रिम पैर लगवाओ, पैसे मैं भिजवाता हूँ। जिन लोगों के काम थे वो तो इस काम में अंजाम नहीं दे रहे थे। सोनू सूद जैसे लोग जिन्होंने फिल्मों में तो कम से कम बिलियन का काम करा, लेकिन रियल जिंदगी में वो रियल हीरो है जो सैकड़ों लोगों की मदद करी, फ्लाइट से, ट्रेन से, बसों से खाना दिया, लोगों की कईयों की जिंदगी संवार दी। और कोरोना में लोगों की उसके बाद भी आज भी रोज लगातार मदद कर रहा है। और एक अपने आप में अनोखा काम ये है कि जो घायल है एक उसकी भी मदद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस इसी मदद के कारण दीपेश बेहद खुश हैं और वो कहते हैं कि मैं बगैर मदद के खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ। दीपेश के दिल से आज मुश्किल वक्त में काम आने वाले इन दोनों मददगारों के लिए खूब दुआएं निकल रही हैं। देवास से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु राठौर की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।